अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें आपके साथ ईस्ट्रोन आता है, ईस्ट्रायोल आता है और ईस्ट्राडायोल आता है। पोटेंसी अगर आप इसकी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोटेंट आपको ईस्ट्राडायोल नज़र आएगा, फिर ईस्ट्रोल नज़र आएगा और फिर ईस्ट्रायोल नज़र आता है। तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल में बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ओसाइट। इस स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम, जहाँ पे आपको फ्लूइड मिलेगा। फिर इसमें आपको 2 टाइप्स के सेल्स नज़र आते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोजा सेल्स, ये इनर सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं थीका सेल्स, जो के साथ आउटर सेल्स होते हैं। ये ग्रेनुलोजा और थीका सेल्स दोनों आपके साथ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 की सेल टाइप्स जो है थीका एंड ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, और एग जो है दैट इज़ सराउंडेड बाय सेल। थीका सेल्स आपके साथ कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को इनटू एंड्रोस्टीनिडायोन। तो ये आप देखें, कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोस्टीनिडायोन में जो कन्वर्ट करता है दैट इज़ योर थीका सेल्स, और इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय एलएच। जो एलएच है ये आपके साथ थीका सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और जो आपके साथ एफएसएच है वो आपके साथ ग्रेनुलोजा सेल को स्टिमुलेट करवाएगा। ग्रेनुलोजा सेल्स जो है ये कन्वर्ट करते हैं एंड्रोस्टीनिडायोन को ईस्ट्रायोल में। तो सेकंड स्टेप में ये एंड्रोस्टीनिडायोन जो है इसको ईस्ट्राडायोल में जो कन्वर्ट करता है दैट इज़ योर ग्रेनुलोजा सेल। ग्रेनुलोजा सेल को एफएसएच स्टिमुलेट करता है, थीका सेल्स को एलएच स्टिमुलेट करता है। एंड ये ग्रेनुलोजा सेल आपके साथ इनहिबिन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आपके साथ एफएसएच को सप्रेस करते हैं। तो ये एस्ट्रोजन आपके साथ थीका सेल से कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल के बाद उस पे डेस्मोलेज लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच, तो इट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट स्टेप और अल्टीमेटली आपके साथ ईस्ट्राडायोल या ईस्ट्रायोल बनाएगा। एरोमेटेज एंजाइम जो है ईस्ट्राडायोन पे लगता है, तो इट इज़ आइदर कन्वर्टेड इनटू टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो ईस्ट्राडायोल में कन्वर्ट होता है, या आपके साथ ये ईस्ट्रोन में कन्वर्ट होता है और ये आपके साथ ईस्ट्रायोल बनाएगा। तो ये आपने याद रखना है, जो एंड्रोस्टीनिडायोन है उस पे एरोमेटेज एंजाइम एक्ट करता है। इट मेक्स 2 थिंग्स, वन इज़ ईस्ट्रोन एंड द अदर इज़ टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन से ईस्ट्राडायोल बनेगा और ईस्ट्रोन से ईस्ट्रायोल बनेगा। तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि टेस्टोस्टेरॉन से ईस्ट्राडायोल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज, और इस एरोमेटेज पे आपके साथ एफएसएच भी एक्ट करता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हाइपोथैलेमस से आपके साथ जीएनआरएच की सिक्रीशन होती है, ये पिट्यूटरी पे लगता है, और पिट्यूटरी से ये एलएच और एफएसएच सिक्रीट करता है। जो एलएच है वो आपके साथ थीका सेल्स पे एक्ट करता है इन द ओवरीज, और थीका सेल्स को भी जो है एक्टिवेट करके इनके थीका सेल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्रेनुलोजा सेल्स, या थीका सेल्स से हेल्प लेते हैं और उसके वजह से ग्रेनुलोजा सेल्स को ये एक्टिवेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच प्रोड्यूस करता है, वो डायरेक्टली इस ग्रेनुलोजा सेल पे लगेगा। तो इनका एंड रिज़ल्ट आपके साथ एक ईस्ट्राडायोल या एक इनहिबिन होगा। जो पिट्यूटरी है एलएच के थ्रू ये एलएच सिक्रीट करता है, जो थीका सेल्स पे लगता है। ये थीका सेल्स भी आपके साथ ग्रेनुलोजा सेल को स्टिमुलेट करते हैं और आपके साथ ईस्ट्राडायोल बनाएगा, या एफएसएच के थ्रू डायरेक्टली ग्रेनुलोजा सेल पे एक्ट करेगा और ईस्ट्राडायोल और इनहिबिन बनाएगा। ये ईस्ट्राडायोल और इनहिबिन आपके साथ नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स देते हैं टू द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, अगर इनका लेवल्स आपके साथ इंक्रीज़ हो जाए। एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, तो एस्ट्रोजन आपके साथ क्या कॉज करवाएगा? ये एक तो आपके साथ फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है। तो जो थीका और ग्रेनुलोजा सेल आपको मिलते हैं, ये आपके साथ क्या करते हैं? फॉलिकुलर ग्रोथ करवाते हैं। दूसरी बात ये है कि एस्ट्रोजन आपके साथ
सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन को इंक्रीज़ करवाता है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, इट विल इंक्रीज़ द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, और ये आपके साथ एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफिकेशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात अबाउट एस्ट्रोजन क्या है कि ये आपके बॉडी में जो गुड लिपिड्स हैं उनको इंक्रीज़ करेगा, जो बैड लिपिड्स हैं उनको हटाएगा। तो एच डी एल इज़ अ गुड लिपिड, सो इट विल रेज द एच डी एल लेवल, एंड एल डी एल इज़ अ बैड लिपिड, सो इट विल लोअर द एल डी एल। तो ये इसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। एस्ट्रोजन प्यूबर्टी में आपके साथ क्या कॉज करवाता है, फीमेल में ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट इज़ कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन। उसके अलावा प्रेगनेंसी में ये आपके साथ पिगमेंटेशन ऑफ एरियोलास जो है ये भी एस्ट्रोजन का काम है। फीमेल बॉडी हैबिट्स जो है, फीमेल में आपको नैरो शोल्डर या ब्रॉड हिप्स जो मिलते हैं, उसके अलावा जितनी भी फीमेल में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन द ब्रेस्ट एंड द बटक्स, ये सारा का सारा काम एस्ट्रोजन की वजह से होता है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स हैं ये एस्ट्रोजन से नहीं, ये एंड्रोजन से डिराइव होते हैं, ठीक है। बाकी एस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी पे आपके साथ एफएसएच की सिक्रीशन को कम करवाता है बाय नेगेटिव फीडबैक, एलएच की सिक्रीशन को कम करवाता है बाय नेगेटिव फीडबैक, ये हमने पढ़ लिया। एक्सेप्शन इसमें यह है कि ये आपके साथ एलएच सर्ज को ट्रिगर कर सकता है और वो होता है थ्रू पॉजिटिव फीडबैक। तो एलएच सर्ज आपने याद रखना है, इन द पिट्यूटरी इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। प्रोजेस्ट्रॉन जो है ये इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ये सिंथेसाइज होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। आपके साथ ये प्लेसेंटा, एड्रीनल ग्लैंड्स और टेस्टीज़ में भी प्रेजेंट होता है। तो इसका एक निमोनिक है कि प्लेसेंटा कैट। तो प्लेसेंटा और उसके साथ कैट, CAT, कॉर्पस ल्यूटियम, एड्रीनल ग्लैंड्स और टेस्टीज़। प्रोजेस्ट्रॉन जो है आपके साथ मोस्टली बाउंड होता है टू द एल्ब्यूमिन। इसका एक शॉर्ट हाफ लाइफ है और ये आपके साथ लिवर में मेटाबोलाइज होता है। इसके मेन टारगेट्स आपके साथ क्या है, यूट्रस है, सर्विक्स है एंड विजाइना। इन फीमेल ये प्रोजेस्ट्रॉन के मेन टारगेट्स हैं। इसका इफ़ेक्ट और भी होता है कि ये आपके साथ एस्ट्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। तो ये जितने भी एस्ट्रोजन के इफ़ेक्ट्स हैं उनको ये ओपोज करवाएगा। उनके दे इट डिक्रीजेज एक्सप्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, और मैनी इफ़ेक्ट जो है आपके साथ फेवरेबल प्रेगनेंसी की तरह सेम इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, और जितने भी प्रोजेस्ट्रॉन के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको ऑपोजिट टू एस्ट्रोजन मिलेंगे। तो इन दोनों पे MCQ आ सकता है। प्रेगनेंसी में जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं एक पेशेंट को वो सेम होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोजेस्ट्रॉन इफ़ेक्ट्स, और एस्ट्रोजन का काम इसके साथ ऑपोजिट होता है। प्रोजेस्ट्रॉन आपके साथ सिक्रीटरी फेज़ ऑफ यूट्राइन साइकिल में होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके साथ सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है और स्पर्म इंट्री को प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है, डिक्रीज़ यूट्राइन एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल को इंक्रीज़ करता है, जो आपके साथ यूट्राइन स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कॉज करवाते हैं। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये आपके साथ बॉडी टेम्परेचर को रेस करता है, विच इज़ कॉमनली सीन इन प्रेगनेंसी, और ये आपके साथ LH और FSH को के रिलीज़ को भी इनहिबिट करवाएगा। अभी हम पढ़ेंगे अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके साथ एनालॉग ऑफ एस्ट्रोजन होंगे, या आपके साथ एनालॉग्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन होंगे, या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कंबाइन भी हो सकते हैं आपके साथ। इसमें प्रोजेस्टिन ओनली भी हो सकते हैं। प्रोजेस्टिन ओनली में हमारे साथ मिनी पिल आता है और इसमें डिपो प्रोवेरा आता है, ठीक है, जो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रोन इंजेक्शंस हैं। और कंबाइंड पिल्स में जिसमें आपके साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों होंगे उसे हम कहते हैं कंबाइंड पिल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्ट्रॉन है, इसमें ईस्ट्राडायोल आता है,
नॉर एथिस्टीरोन आता है और इथेनाइल ईस्ट्राडायोल, ये इसके कुछ टाइप्स हैं। प्रोजेस्ट्रिन ओनली जो है वो आपके साथ क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है वाया द नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच एंड एलएच। तो एफएसएच और एलएच पे नेगेटिव फीडबैक के थ्रू प्रोजेस्ट्रिन ओनली अगर एक पेशेंट ने लिया तो इट विल सप्रेस ओव्यूलेशन। उसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा, ये सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कॉज करवाता है। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्पर्म एंड मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है। उसके अलावा जो है ये एंडोमीट्रियम पे लगता है और एंडोमीट्रियम को ये थिन करता है। तो म्यूकस को थिक करेगा प्रोजेस्टिन ओनली, और एंडोमीट्रियम को ये आपके साथ थिन करता है। इसलिए जो है इसमें चांसेस भी हो सकते हैं कि पेशेंट एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन या कोई एंडोमेट्रियल डिजीज़ भी डेवलप करे, और ये आपके साथ इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपने याद रखने हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि यू हैव टू टेक इट सेम टाइम एवरी डे, ठीक है, एंड इरेगुलर ब्लीडिंग ये कॉज करवाता है और स्पॉटिंग का कॉज करवाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेस्टिन ओनली जो है ब्लीडिंग कॉज करवाता है, इसलिए आजकल ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम देते हैं, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों के इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको कहा अगर प्रोजेस्ट्रॉन होगा तो ये ऑपोजिट काम करेगा एस्ट्रोजन के। तो अभी प्रोजेस्ट्रॉन है उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग कॉज करवाएगा, और एस्ट्रोजन उस इरेगुलर ब्लीडिंग को स्टॉप करवाता है। और इसका एडवांटेज ये है कि नो एस्ट्रोजन रिस्क्स या साइड इफ़ेक्ट्स, जितने भी एस्ट्रोजन वाले रिस्क्स होते हैं वो आपके साथ नहीं है, बाकी जो प्रोजेस्टिन वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। जो डीपो प्रोवेरा है ये एक इंजेक्टेबल प्रोजेस्टिन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव है। हम इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस यूज़ करते हैं वंस एवरी 3 मंथ्स। कम्बिनेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन कम्बिनेशन में लेते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये आपके साथ बेटर सप्रेशन करवाएगा फॉलिकुलर ग्रोथ की। उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन जो है आपके साथ एलएच को सप्रेस करता है और एस्ट्रोजन आपके साथ एफएसएच को सप्रेस करता है। तो इनके फंक्शंस को भी ये आपके साथ ऑप्टिमाइज़ करेगा। एस्ट्रोजन स्टेबलाइजेज एंडोथीलियम, ठीक है, ये आपके साथ एंडोथीलियम को एस्ट्रोजन स्टेबलाइज करता है, और लेस ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग एस्ट्रोजन की वजह से होती है। एस्ट्रोजन आपके साथ इंक्रीज़ करता है अफेक्ट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन को, सो मोर प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर्स विल बी देयर, ठीक है। फिर इसके बाद है कम्बिनेशन ओसीपी रिस्क क्या है कि इसमें देर विल बी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट मोर फ्रीक्वेंट इफ लो एस्ट्रोजन कंपोनेंट। इसमें आपको हाइपरटेंशन मिलती है विच इज़ यूजुअली माइल्ड। कम्बिनेशन ओसीपी रिस्क में देर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग थ्रोम्बोसिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो थ्रोम्बोसिस है एस्ट्रोजन आपके साथ इंक्रीज़ करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को, और ये आपके साथ वीनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क सच एज डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क इंक्रीज़ करता है। और ये आपके साथ रेयरली आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस लाइक स्ट्रोक एंड एमआई कॉज करवाएगा। आपने बस याद रखना है कि ओसीपी का जो रिस्क है इट हैज़ अ मेजर रिस्क ऑफ कॉजिंग थ्रोम्बोसिस। दूसरी बात ये कैंसर भी कॉज करवा सकता है। इसके बारे में कन्फ्लिक्टिंग डेटा है। कुछ रिसर्चेस कह रहे हैं कि डिक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर का रिस्क डिक्रीज करवा रहे हैं ये ओसीपीज़, और ब्रेस्ट सर्वाइकल लिवर कैंसर का ये रिस्क इंक्रीज़ करवाते हैं ओसीपीज़। जो ओसीपीज़ है दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन स्मोकर मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट। और इसमें अगर एक पेशेंट को डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है तो उसमें आपने ओसीपीज़ को अवॉइड करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
ये हमने पढ़ लिया, ये नॉर्मल सिस्टम था जो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच और ये सारे रिलीज़ होते हैं। ओवरीज में आपके साथ फॉलिकल्स होते हैं और स्पेरिकल कलेक्शन ऑफ सेल्स कंटेन अ सिंगल ओसाइट। अभी हम मेंसिस साइकिल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मेंसिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा इससे लाजमी ये लोग एमसीक्यू लाते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है तो आपने इस पे थोड़ा सा गौर करना है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बातें मैं याद करवा लूँ। काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, सो इट कंटेन्स फॉलिकल्स, स्फेरिकल कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं। ये अभी हम ओवरीज की बात कर रहे हैं कि ओवरीज में आपको फॉलिकल्स मिलते हैं, स्फेरिकल कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं और उसमें सिंगल ओसाइट होता है। ईच मेंसिस साइकिल जो है उसमें वन एग जो है मैचुरेट होगा या वन एग रिलीज होगा एट द एंड ऑफ ईच साइकिल। जो ओवेरियन फॉलिकल है इसके बारे में मैंने आपको कहा कि आउटर आर थीका सेल्स, इनर आर ग्रेनुलोजा सेल्स, अंदर आपको एक एंट्रम मिलता है और यू गेट एन ओसाइट। तो जब भी ड्यूरिंग मेंसिस साइकिल आपके साथ फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये मेच्योर होते हैं। वन डोमिनेंट फॉलिकल विल रिलीज एग। तो जितने भी फॉलिकल्स हैं उसमें एक फॉलिकल डोमिनेट करता है और ये फॉलिकल आपके साथ एग रिलीज़ करेगा। अभी अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो और इस एग के साथ स्पर्म कंबाइन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फिर आपके साथ जो है ये मेंसिस साइकिल इनहिबिट हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो के डिग्रेड हो जाता है और ये फिर आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करवाते हैं। इसमें आपने जानना है कि व्हाट इज़ प्राइमोडियल फॉलिकल। जो बिल्कुल इनिशियल फॉलिकल्स होते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स को हम कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ये थोड़ा सा मेच्योर हो के प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स आपके साथ मेच्योर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाते हैं। इसमें एक फॉलिकल की सिलेक्शन हो जाती है, वो आपके साथ क्या करता है, वो आपके साथ एग रिलीज़ करता है, ठीक है। और बाकी जो है बाकी फॉलिकल्स की आपके साथ एट्रीजिया हो जाती है। तो मेंसिस साइकिल के 3 फेजेस है। फर्स्ट फेज़ को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़, ठीक है। इसको हम फॉलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फॉलिकुलर फेज़। दूसरा फेज़ जो है दैट इज़ ओव्यूलेशन, जो 14th डे ऑफ साइकिल पे होती है एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन। और उसके बाद आपके पास थर्ड फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड अ ल्यूटियल फेज़। उसमें ल्यूटियल में देर इज़ प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी, वहाँ पे एग रिलीज़ होता है और देर इज़ प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। ये हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड टेबल। ये आपने अगर याद कर लिया, आपके बहुत से एमसीक्यूज़ इससे जो है सॉल्व हो जाएंगे। एक आपने याद रखना है कि आपके साथ एफएसएच और एलएच लेवल जो है बिल्कुल फॉलिक ये 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ये बात फर्स्ट आपने याद रखनी है। पर आपने एफएसएच और एलएच लेवल को जो देखना है, ये जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन आपके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और स्पेशली इसमें जो एलएच है वो ओव्यूलेशन के 1 दिन या 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इट कॉजेज़ एलएच सर्ज, ठीक है। सेकंड जो चीज़ आपने याद रखनी है कि एस्ट्रोजन का लेवल आपके साथ 14 डेज से पहले, ओव्यूलेशन से पहले इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और फिर ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन आपके साथ कम होता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल आपके साथ ओव्यूलेशन से पहले कम होता है और ओव्यूलेशन के बाद ये बहुत इंक्रीज़ होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपने याद रखना है। फॉलिकुलर फेज़ में सेलेक्टेड फॉलिकल जो है उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन में अगर फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, तो आपके साथ फिर फर्दर मेंसिस साइकिल नहीं होंगे। अगर आपके साथ ओव्यूलेशन नहीं हुई तो इससे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा,
जो कि आपके साथ डिग्रेड कर जाता है इनटू कॉर्पस अल्बेकेंस एंड डिग्रेडिंग कॉर्पस में ये आपके साथ जो है ख़त्म हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन, फिर इसमें ये चीज़ आपने बहुत इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि एलएच का लेवल 14 डेज से पहले बहुत ज़्यादा होता है और आपके साथ जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो 14 डेज से पहले इंक्रीज़ करता है। ये भी याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन 14 डेज के बाद इंक्रीज़ करता है। अच्छा, मेंसेस साइकिल के फर्स्ट फेज़ को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज़। अभी इन फेजेस को डिटेल्स में पढ़ते हैं कि जो फॉलिकुलर फेज़ है उसमें जीएनआरएच की पल्स फ्रीक्वेंसी आपके साथ इंक्रीज़ होगी। जब जीएनआरएच की पल्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है इससे एफएसएच और एलएच, एफएसएच आपके साथ इंक्रीज़ होता है विच इंक्रीजेज द ईस्ट्राडायोल प्रोडक्शन फ्रॉम द ओवरीज, और ये आपके साथ रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलिकल्स करवाएगा। जब ईस्ट्राडायोल इंक्रीज़ होता है इससे एफएसएच या एलएच कम हो जाते हैं, नेगेटिव फीडबैक होता है और उसमें सिलेक्शन ऑफ वन डोमिनेंट ओव्यूलेटरी फॉलिकल होगा 10 to 14 डेज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। सबसे पहले जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो एफएसएच को ज़्यादा कर देगा, ईस्ट्राडायोल प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी फ्रॉम द ओवरीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ फर्स्ट 10 to 14 डेज़ में होंगी। फिर इसमें फॉलिकल्स की रिक्रूटमेंट होती है, ईस्ट्राडायोल इंक्रीज़ हो जाता है, एफएसएच एलएच आपके साथ कम हो जाता है, वाई नेगेटिव फीडबैक, और फिर सिलेक्शन ऑफ एक ओव्यूलेटरी फॉलिकल होता है। इसमें मिड साइकिल सर्ज जो है वहाँ पे आपको स्विच फ्रॉम नेगेटिव फीडबैक टू पॉजिटिव फीडबैक, ईस्ट्राडायोल जो है इट विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, जीएनआरएच पल्सेस में रिलीज करवाएगा एंड इट विल कॉज एलएच सर्ज। ओसाइट रिलीज्ड फ्रॉम फॉलिकल्स इन 36 आवर्स आफ्टर एलएच सर्ज। तो मिड साइकिल सर्ज हम यूजुअली कहते हैं एलएच सर्ज को, जो कि आपके साथ 36 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन होती है। ओसाइट रिलीज्ड फ्रॉम फॉलिकल्स 36 हावर आफ्टर एलएच सर्ज। तो ये ओसाइट आपके साथ 36 हावर आफ्टर एलएच सर्ज जो है रिलीज़ होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम होम्स में यूरिन डिटेक्शन, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं। इस तरह का एक डिवाइस होता है, उसमें यूरिन का सैंपल जो है वो आपके साथ डिटेक्ट करवाएगा कि इस यूरिन में कितने अमाउंट एलएच है, ठीक है। तो एलएच को ये डिटेक्ट करवाता है, ये आपके साथ फीमेल पेशेंट को बताता है कि वेदर शी इज़ ओव्यूलेटिंग और नॉट। अगर वो यूरिन टेस्ट करें और इस पे एलएच की जितनी भी वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू जो है वो आ रही है, इट मींस शी इज़ इन हर एलएच सर्ज। और उस टाइम में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो देर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ, लाइक वहाँ पे उसके चांसेस, प्रेगनेंसी के चांसेस आपके साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक होता है मेटल श्मर्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अक्सर लोग अपेंडिसाइटिस के साथ कंफ्यूज करते हैं। ये एक मिड साइकिल पेन होता है जिसमें आपको इनलार्जमेंट ऑफ फॉलिकल या फॉलिकुलर रप्चर विद ब्लीडिंग मिलेगा। ये आपके साथ माइल्ड होता है, यूनिलैटरल पेन होता है और ये ख़ुद ही रिजॉल्व होता है इन हॉर्स टू डेज़, ठीक है। और आपके साथ अपेंडिसाइटिस की तरह मिमिक कर सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका सेकंड जो लास्ट फेज़ है उसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज़, ठीक है। ल्यूटियल फेज़ जो है ल्यूटियम से निकला है और इसका मतलब है कि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम विल फॉर्म, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड is formed from the follicles. It produces large amount of progesterone and also some estradiol. प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्राडायोल आपके साथ एलएच और एफएसएच को डिक्रीज करेंगे वाया द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ल्यूटिल फेज में आपके साथ इवेंचुअली कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड्स, प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाता है और देयर विल बी मेंस्ट्रुएशन ऑकर इन 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद आपके साथ ये
ख़त्म हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है एंड इट कॉजेज़ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, फिर अगर इफ़ फर्टिलाइजेशन हुई है तो आपके साथ एम्ब्रियो HCG बनाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद HCG बन जाता है। ये HCG जो है आपके साथ कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को ये आपके साथ मेंटेन रखता है। तो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन सप्रेशन ऑफ LH एंड FSH। ठीक है, तो HCG के बारे में आपने ये याद रखना है कि इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। प्रोजेस्टेरॉन आपके साथ मेंटेन करता है मेंटेन्स सप्रेशन ऑफ LH FSH। अच्छा, फिर आपके साथ यूट्राइन साइकिल है। तो यूट्राइन साइकिल जो है चेंजेस इन एंडोमेट्रियम ड्रिवन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अभी हम यूट्राइन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चेंजेस इन एंडोमेट्रियम ड्रिवन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, पैरेलल ओवेरियन साइकिल होंगे। 2 फेजेस होते हैं इसके, एक प्रोलिफरेटिव फेज़, एक आपके साथ सिक्रीटरी फेज़। जो प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है उसमें उसे हम फॉलिकुलर फेज़ ऑफ द ओवरी कहते हैं, और एक सिक्रीटरी फेज़ होता है जिसे हम ल्यूटियल फेज़ ऑफ द ओवरी कहते हैं। ये अभी यूट्राइन साइकिल की बात हो रही है, इसमें हम ओवरी की बात करेंगे। ठीक है, यूट्राइन साइकिल जो है इसका एक प्रोलिफरेटिव स्टेज है, मेंस्ट्रुएशन फॉलोड बाय एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। ये आपके साथ एस्ट्रोजन के थ्रू स्टिमुलेट होता है, एंडोमेट्रियल थिकनेस को इंक्रीज़ करवाता है 10 टाइम्स और ग्रोथ करवाता है ग्लैंड्स की, स्ट्रोमा की, ब्लड वेसल्स की। तो इस पे भी MCQ आया है कि ग्लैंड, स्ट्रोमा, ब्लड वेसल की फॉर्मेशन प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ यूट्राइन साइकिल में होती है। दूसरा इसका फेज़ है सिक्रीटरी फेज़। तो ये ओव्यूलेशन के बाद आपको नज़र आती है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम को, और आपके साथ न्यूमरस सिक्रीशन रिलीज्ड टू प्रिपेयर फॉर एम्ब्रियो। इसमें ब्लड वेसल चेंजेस आपको नज़र आएंगे, वेसल्स की ग्रोथ हो जाएगी और कॉइलिंग होगी, और आपके साथ स्पाइरल आर्टरी फॉर्मेशन होती है यूजुअली एट द 9th पोस्ट ओव्यूलेटरी डे। ये फेज़ जो है सिक्रीटरी फेज़ बहुत क्रिटिकल है इम्प्लांटेशन के लिए और सपोर्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग के लिए। मेंस्ट्रुएशन जो है, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपके साथ फॉल कर लेता है। फॉल क्यों करता है? क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ऑफ द स्पाइरल आर्टरीज, और फिर एंड में एपोप्टोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल्स ऑकर्स और कोलैप्स एंड डीस्क्वेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ब्लड जो है मेंस्ट्रुएशन मेंसेस होती है जिसमें ब्लड रिलीज़ होता है, तो वो इन सारी चीज़ों का एक डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है। तो ये आपके साथ एक प्रोलिफरेटिव फेज़ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये आपके साथ जो लास्ट वाला फेज़ है उसे हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज़। तो सिक्रीटरी फेज़ में आप देख सकते हो कि आपको ये स्पाइरल आर्टरीज नज़र आ रही है। तो ये स्पाइरल आर्टरी जो है सिक्रीटरी फेज़ में होती है। सिक्रीटरी फेज़ 14 to 28 डेज़ तक होगा, और 0 to 14 डेज़ तक का फेज़ को हम प्रोलिफरेटिव फेज़ कहेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि LH जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर ओव्यूलेशन बढ़ता है, और एस्ट्रोजन भी जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन आपके साथ बढ़ जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। फिर आपके साथ आता है एमेनूरिया। व्हाट इज़ एमेनूरिया? एमेनूरिया किसे कहते हैं? एक आपके साथ प्राइमरी एमेनूरिया होती है, एक आपके साथ सेकेंडरी एमेनूरिया होती है। तो प्राइमरी एमेनूरिया में देयर इज़ अ फेलियर ऑफ मेंसेस एट प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी पे मेंसेस ना हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एमेनूरिया। यूजुअली एनाटॉमिक या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। सेकेंडरी एमेनूरिया जो है, अगर सेसेशन हो जाए ऑफ नॉर्मल मेंसेस आफ्टर प्रायर नॉर्मल पीरियड, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनूरिया। प्यूबर्टी पे एमेनूरिया हो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी।
अगर एडल्ट्स में एमेन्यूरिया हो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी एमेन्यूरिया। तो सेकेंडरी एमेन्यूरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक पेशेंट को एमेन्यूरिया है तो आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है कि पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्रेगनेंसी में भी एमेन्यूरिया होती है। सेकंड, आपने सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को कोई हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी या अदर हार्मोन की कोई abnormality तो नहीं है, तो उसके लिए आपने रेलेवेंट टेस्ट्स करने हैं। फिर अगर वो भी नॉर्मल आ गए, फिर आपने ओवरी को देखना है। ओवरी में भी आपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को देखना है। ठीक है, अगर वो आपके साथ नॉर्मल है तो फिर ये ओवरी में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपने पहले रूल आउट करनी है टू नो कि ये सेकेंडरी एमेन्यूरिया किस वजह से है। प्रेगनेंसी पहले आपने रूल आउट करनी है। अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो आपने बस डायरेक्टली सोचना है कि ये एमेन्यूरिया प्रेगनेंसी की वजह से है। अगर ये नेगेटिव हुई, ठीक है, तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फिर इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टिन चैलेंज टेस्ट। ये एक ओल्डर टेस्ट था फॉर कॉजेज़ ऑफ एमेन्यूरिया, और अभी जो है ये आपके साथ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इनके बहुत ज़्यादा थे। इसमें आपने क्या करना था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रिन यूजुअली ओरल या आईएम, और फिर आपने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ऑब्ज़र्व करना था विद इन 7 डेज़। तो अगर वहाँ पे आपको ब्लीडिंग आई तो इट इंडिकेट्स दैट एस्ट्रोजन इज़ प्रेजेंट। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं है तो आपने ये सस्पेक्ट करना है कि एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये कोई ओवेरियन डिसफंक्शन है। अगर ब्लीडिंग है तो ये एस्ट्रोजन की वजह से है, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो ये कोई ओवेरियन डिसफंक्शन है। अच्छा, ब्लीडिंग अगर है तो इट सजेस्ट एन ओव्यूलेशन, जिसमें कॉर्पस ल्यूटेम आपके साथ नहीं बनता, क्योंकि आपके साथ इनएडिक्वेट प्रोजेस्टेरोन होता है, आपके साथ कॉर्पस ल्यूटेम नहीं बनता, तो इसमें ब्लीडिंग आपको नज़र आएगी और इसमें एन ओव्यूलेशन होती है। इसका एक क्लासिकल कॉज जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर ब्लीडिंग नहीं है, कोई ओवेरियन डिसफंक्शन है, तो उसमें आपने मीनोपॉज को, इसका जो एक कॉमन कॉज है कि ओवेरियन डिसफंक्शन इज़ कॉज्ड इन मीनोपॉज, ब्लीडिंग नहीं होती वहाँ पे, मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो, कोई एनाटॉमिकल मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो प्रॉब्लम है, या कोई ओवेरियन डिसफंक्शन है, या कैन फॉलो अप विद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट। तो इसका एक कॉमन कॉज आपके साथ मीनोपॉज आता है। फिर आपके साथ है मुलेरियन डिसजेनेसिस। मुलेरियन डिसजेनेसिस इज़ कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनूरिया। इसमें यू गेट फेलियर ऑफ मुलेरियन डक्ट डेवलपमेंट। मुलेरियन डिसजेनेसिस का मतलब यही होगा ना कि मुलेरियन डक्ट की डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर मुलेरियन डक्ट डेवलप ना हो तो यू विल गेट एब्सेंट अपर विजाइना या अपर यूट्रस एब्सेंट होगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे आपको एब्सेंट अपर विजाइना या एब्सेंट यूट्रस नज़र आएगा, और इसमें ओवरीज आपको नॉर्मल नज़र आते हैं। दिस इज़ मुलेरियन डिसजेनेसिस। ठीक है, इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल यूजुअली नॉर्मल होते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके साथ जो है नॉर्मल एलएच और एफएसएच लेवल्स होते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स भी आपके साथ नॉर्मल होते हैं। सिर्फ आपको जो है अल्ट्रासाउंड पे एब्सेंट अपर विजाइना और यूट्रस नज़र आएगी। सेकेंडरी एमेनूरिया का मोस्ट कॉमन कॉज आपके साथ है प्रेगनेंसी, तो आपने सबसे पहले स्क्रीनिंग करनी है, और स्क्रीनिंग में आपने एचसीजी लेवल चेक करना है। ठीक है, फिर आपने सेकेंडरी एमेन्यूरिया में बोथ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म कैन कॉज सेकेंडरी एमेन्यूरिया। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, प्रोलेक्टिनोमा जो है इनहिबिट करता है जीएनआरएच की रिलीज़ को, ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच डिक्रीज़ हो जाता है, और ये भी आपके साथ सेकेंडरी एमेन्यूरिया कॉज करवाती है। और कुशिंग सिंड्रोम भी जो है, it is the common cause of
सेकेंडरी एमेनोरिया। इसमें आपको लो बॉडी वेट मिलेगा, ठीक है, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया मिलेगी, ठीक है, और आपके साथ स्ट्रेस प्लस लो कैलोरिक इंटेक्ट की वजह से जीएनआरएच डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच भी डिक्रीज़ हो जाते हैं। पेशेंट आपके साथ रिस्पॉन्ड करेगा टू पल्सेटाइल जीएनआरएच, और ये आपके साथ इट कैन ऑकर इन एनोरेक्सिया। अच्छा, फिर मीनोपॉज है, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ, और दिस इज़ नॉट, सॉरी, द लास्ट टॉपिक इसके बाद। अच्छा चलो, मीनोपॉज आपके साथ एक परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है caused by depletion of ovarian follicles। इसका मीडियन एज 51 ईयर्स होता है एंड यूजुअली प्रिसीडेड बाय एबनॉर्मल पीरियड्स। इसमें आपको लॉस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन मिलेगा फ्रॉम द ओवरीज। मीनोपोज में देयर इज़ लॉस ऑफ ईस्ट्राडायोल प्रोडक्शन फ्रॉम द ओवरीज। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन जो है ये आपके साथ बिकम्स द एडिपोज टिश्यूज़, और एरोमेटेज आपके साथ कन्वर्ट करता है एंड्रोस्ट्रीनिडायोन को ईस्ट्रोन में इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज। तो मीनोपॉज में आपने याद रखना है कि ईस्ट्राडायोल की प्रोडक्शन कम होगी, या देयर विल बी लॉस ऑफ ईस्ट्राडायोल प्रोडक्शन फ्रॉम द ओवरीज, ठीक है। आपके साथ लॉस ऑफ इनहिबिन प्रोडक्शन होगी फ्रॉम द फॉलिकल्स। जब इनहिबिन आपके साथ नहीं बनेगा, ये आपके साथ नॉर्मली एफएसएच रिलीज़ को सप्रेस करता है, तो आपके साथ अगर इनहिबिन नहीं बनेगा एफएसएच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसमें एफएसएच बहुत ज़्यादा होगा। ये आपको मीनोपॉज के बाद इंक्रीज़ एफएसएच लेवल्स भी हम करते हैं, ठीक है। इवेंचुअली एफएसएच और एलएच लेवल्स जो हैं ये आपके साथ दोनों इंक्रीज़ होते हैं। मीनोपॉज में पेशेंट विल एक्सपीरियंस हॉट फ्लशेस, सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ वार्मथ होगी पेशेंट को, यूजुअली लास्ट अ फ्यू मिनट्स एंड पासिस, एसोसिएटेड विद ड्रॉप एस्ट्रोजन लेवल्स, एंड इट कैन बी ट्रीटेड विद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो ये सारे हॉट फ्लैशेस के बारे में बातें थी कि ये सेंसेशन ऑफ वार्मथ है, फ्यू मिनट्स के लिए हो आते हैं और फिर चले जाते हैं, और इसमें एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होगा, और इसमें ट्रीटमेंट में आपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है। विजाइनल एट्रोफी किसे कहते हैं? व्हेन द विजाइना बिकम्स थिन, ड्राई एंड फ्राइबल, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड विजाइनल एट्रोपी। ये भी आपके साथ लॉस ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन की वजह से होती है, इसलिए हम इसमें एस्ट्रोजन क्रीम्स भी देते हैं ट्रीटमेंट में। मीनोपॉज में पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को सिम्टम्स में भी डेवलप हो सकता है, एंड इट कैन ऑकर ड्यू टू बोन लॉस फ्रॉम लैक ऑफ एस्ट्रोजन। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ भी आपको मिलते हैं। देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ आफ्टर मीनोपॉज, मे बी ड्यू टू इन पार्ट ड्यू टू एस्ट्रोजन डिफिशेंसी। ये भी एस्ट्रोजन डिफिशेंसी की वजह से हुए हैं। फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपने ये याद रखना है कि ओरल या ट्रांसडर्मल ईस्ट्राडायोल इसमें दिया जाता है। प्रोजेस्ट्रिन एडेड इन वुमेन विद इंटैक्ट यूट्रस, और ये आपके साथ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को प्रिवेंट करता है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने ओरल या ट्रांसडर्मल ईस्ट्राडायोल आपने यूज़ करना होता है, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रिन जो है वुमेन में ऐड होता है विद इंटैक्ट यूट्रस। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बेनिफिट्स क्या है कि ये हॉट फ्लशेस को रिलीव करता है और बोन डेंसिटी को आपके साथ इम्प्रूव करता है। इसके रिस्क्स क्या हैं कि ये आपके साथ डीवीटी, एमआई और स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज़ करेंगे, एचआरटी, और इसका एक इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का काम है। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ये आपके साथ कॉमन, ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। जेनेटिक प्लस डाइट ओबेसिटी के साथ एलएच और एफएसएच की रेशो इंक्रीज़ हो जाती है। एलएच जो है वो ड्राइव्स एंड्रोस्ट्रीनिडायोन फ्रॉम द थीका सेल्स,
और एंड्रोजन्स आपके साथ ईस्ट्रोन बनाते हैं इन द एडिपोज टिश्यूज, जिसकी वजह से ईस्ट्रोन विल डिक्रीज द एफएसएच एंड इट विल कॉज ओव्यूलेशन। ये हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, अभी आपको समझ आ जाएगी जितनी बातें मैंने की। अगर एक पेशेंट को जेनेटिक माँ बाप से ये डिज़ीज़ आया है या डाइट से एक्वायर्ड कंडीशन से उनका एलएच या एफएसएच लेवल जो है डिस्टर्ब हो जाए, अगर डाइट या ओबेसिटी से या जेनेटिक्स से एलएच बढ़ गया, एफएसएच कम हो गया, ठीक है, तो ये आपके साथ क्या करेगा कि ये एंड्रोस्टेनिडायोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा इन द थीका सेल्स। जब ये इंक्रीज़ हो जाता है तो ये आपके साथ ईस्ट्रोन को इन द एडिपोज इंक्रीज़ करवाता है, ये आपके साथ हिरसुटिज्म और एक्नी कॉज करवाता है, और ये आपके साथ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हिरसुटिज्म और एक्नी होती है, ठीक है, और ये आपके साथ ईस्ट्राडायोल बनाता है। ये एंड्रोस्टेनोडायोन कन्वर्ट्स इनटू ईस्ट्राडायोल इन द ग्रेनुलोजा सेल्स। ये आपने याद रखने हैं कि एलएच और एफएसएच की लेवल जो है आपके साथ कम हो गई, एलएच की ज़्यादा हो गई, इसके कॉजेज़ हाइपर इंसुलिनीमिया हो सकती है, डाइट, ओबेसिटी, जेनेटिक्स एंड्रोस्टेनिडायोन को प्रोड्यूस करेगा, ये ईस्ट्रोन को इंक्रीज़ करता है जो एफएसएच को कम कर देता है, ठीक है, एफएसएच कम हो जाए तो इट कॉजेज़ इनओव्यूलेशन एंड फॉलिकुलर सिस्ट्स, तो दैट इज़ वाई ये फॉलिकुलर सिस्ट और इनओव्यूलेशन आपको पीसीओएस में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ क्या होता है कि एफएसएच डिक्रीज़ हो जाता है। आपने ये भी याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज़ होता है, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ईस्ट्राडायोल और टेस्टोस्टेरोन जो है पीसीओएस में आपके साथ इंक्रीज़ होते हैं। तो ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेनिडायोन ये इंक्रीज़ होंगे, ईस्ट्रोन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन कम होंगे जिसकी वजह से इट विल कॉज इनओव्यूलेशन एंड फॉलिकुलर सिस्ट। इसमें हाइपर इंसुलिनीमिया होती है, पीसीओएस जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस मोर देन एक्सपेक्टेड फॉर डिग्री ऑफ ओबेसिटीज़, एंड ये आपके साथ डायबिटीज़ कॉज करवा सकता है। इसमें क्लिनिकल फ़ीचर में आपको ये मोस्टली ओबीस फीमेल में मिलता है। हेयरसुटिज्म इसका एक टिपिकल और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है, फेशियल हेयर होते हैं इन अ फीमेल, फीमेल को एक्नी भी होगी, फीमेल को एमेनूरिया भी होगी, एंड देयर इज़ अ हायर चांस ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अल्ट्रासाउंड पे आपको मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। पीसीओएस जो है इसको हम क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं, इसमें हम टेस्टोस्टेरोन लेवल, टोटल टेस्टोस्टेरोन मेजर करते हैं, एलएच और एफएसएच जो है ये आपके साथ विद इन नॉर्मल रेंज होते हैं समटाइम्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एलिवेटेड एलएच और एफएसएच रेशो मिलेगी, जो आपके साथ 2:1 या 3:1 के वैल्यू में आपको एलएच और एफएसएच रेशो आपको इंक्रीज मिलेगी। समटाइम्स रेयरली इट कैन बी नॉर्मल एज वेल। तो पीसीओएस में आपने टोटल टेस्टोस्टेरोन को मेजर करना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि आपने पीसीओएस में टोटल टेस्टोस्टेरोन को मेजर करना है। पीसीओएस के ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले पेशेंट को कहना है कि वेट लॉस करो, ठीक है, फिर आप उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी दे सकते हो। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो एलएच को सप्रेस करता है, एस्ट्रोजन पे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन को इंक्रीज़ करके एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें स्पायरोनोलेक्टोन्स दे सकते हो, वो भी आपके साथ एंड्रोजन को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आपके साथ एस्ट्रोजन होता है जो एंड्रोजन्स को डिक्रीज़ करता है, और आपके साथ वो जो हिरसुटिज्म और वो सारे इफ़ेक्ट्स थे वो कम हो जाएंगे। स्पायरोनोलेक्टोन भी एंड्रोजन को ब्लॉक करता है, तो वो आपके साथ सारे मेल कैरेक्टर्स वाले जो फीचर्स थे वो आपके साथ कम हो जाएंगे।
इसके अलावा पेशेंट को आप मेटफॉर्मिन या एंटी डायबिटिक थायोजोलिडीन डायोन्स दे सकते हो। ये डायबिटिक ड्रग्स that improve insulin resistance can be used in the treatment of PCOS. They are not routinely used unless patient develop diabetes. तो इस बात की आपको समझ आ गई होगी। तो PCOS में देयर इज़ हाई रिस्क कि पेशेंट आपके साथ डायबिटीज़ डेवलप करे। मोर देन 10% ऑफ द वुमेन विद PCOS जो है उसमें डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है बाय द एज ऑफ 40 ईयर्स। उसमें आपको एक ब्लैक पिगमेंट ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्किन स्पेशली द फोल्डेड एरियाज़ में मिलता है, जिसे हम कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये वह एक्चुअली डायबिटीज़ का एक फ़ीचर है, ठीक है, लेकिन ये आपको PCOS फीमेल्स में भी मिल सकता है जो आपको डायबिटीज़ इंडिकेट करवाती हैं। प्लेक्स या डार्क स्किन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होता है। ये आपको डायबिटीज़, PCOS और गैस्ट्रिक अल्सर्स में मिलता है। एंडोमेट्रियल कैंसर आपके साथ ये जो है इसमें अनअपोज्ड एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। अनअपोज्ड एस्ट्रोजन क्यों होता है? क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन यूजुअली एस्ट्रोजन को अपोज करता है। अगर प्रोजेस्ट्रॉन ना हो तो एस्ट्रोजन अपोज नहीं होंगे, तो आपके साथ जितने भी अनअपोज्ड एस्ट्रोजन है वो आपके साथ इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये अनअपोज्ड एस्ट्रोजन जो है ये आपके साथ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कॉज करवाते हैं एंड ये आपके साथ कार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फाइनली ये एक बहुत लास्ट डायग्राम है जो आपने अपने साथ टेक होम पॉइंट लेना है। सबसे पहले अगर एक पेशेंट आया एमेन्यूरिया के वर्कअप के लिए, ठीक है, तो बिफ़ोर प्रोसीडिंग मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि काइंडली इस पेज को फॉलो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर अभी एमेन्यूरिया के वर्कअप पे कि सबसे पहले अगर एक पेशेंट को एमेन्यूरिया हो तो आपने रूल आउट करना है प्रेगनेंसी को, ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर्स को, कुशिंग सिंड्रोम को, प्रोलैक्टिन लेवल्स को या एनोरेक्सिया को। ये कंडीशंस पहले आपने रूल आउट करने हैं। प्रेगनेंसी के लिए आप पेशेंट को प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ, अगर वो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी की वजह से कोई एमेन्यूरिया इज़ नॉट ड्यू टू प्रेगनेंसी। थायराइड प्रोफाइल मंगवाओ, नॉर्मल आ गया, एमेन्यूरिया इज़ नॉट ड्यू टू थायराइड, ठीक है। इस तरह सिमिलरली इन कंडीशन के रेलेवेंट टेस्ट्स आप ऑर्डर करो और अगर आपके साथ वो नॉर्मल आ गए इट मीन्स दैट द एमेन्यूरिया इज़ नॉट ड्यू टू दीज कॉजेज़। फिर आपने अगर इन सारे कॉजेज़ को आपने रूल आउट कर लिया फिर आप FSH लेवल ऑर्डर करवाते हो। अगर FSH लेवल आपके साथ नॉर्मल आता है, ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ेंगे अबाउट नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपके साथ इंडिकेट करता है कि ये एमेन्यूरिया जो इस पेशेंट में है दिस इज़ ड्यू टू मुलेरियन डिसजेनेसिस, ठीक है। नॉर्मल FSH आया तो आपने बस डायरेक्टली ये डायग्नोस कर देना है कि ये पेशेंट को जो एमेन्यूरिया है ये मुलेरियन डिसजेनेसिस की वजह से है। अगर FSH लेवल आपके साथ इंक्रीज़ आ गया, ठीक है, तो आपने बस सस्पेक्ट करना है कि ये एमेन्यूरिया आपके साथ मीनोपॉज की वजह से है। अगर FSH का लेवल डिक्रीज्ड हो जाए तो आपने क्या सस्पेक्ट करना है, या इसमें FSH का लेवल डिक्रीज्ड होगा या इसमें LH और FSH की रेशो आपके साथ इंक्रीज होगी। तो आपने सस्पेक्ट करना है कि द पेशेंट इज़ हैविंग PCOS which is causing amenorrhea, ठीक है। So this was all. Hoped you have learned a lot. और बाकी thanks for watching and inshallah see you in the next video.